नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी हमारे साइंस के चैप्टर्स हैं, चाहे वो 9th के हों चाहे वो 10th के हों, मैं इसकी पूरी एक सीरीज़ चला रहा हूं। ये ऑलमोस्ट 4th वीडियो है सीक्वेंस की, आप ज़रूर देखिएगा। मैंने बायोलॉजी सेक्शन को सबसे पहले स्टार्ट किया है, जिसमें आज की जो वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद बायोलॉजी के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर मैंने MCQ माध्यम से करा दिए हैं, चैनल पर पड़े हुए हैं, आप ज़रूर देखें इसको। यहाँ पर हम बात करेंगे किस चैप्टर की, तो 10th क्लास के 3 चैप्टर को मैंने यहाँ कवर किया है। इस लास्ट वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इन दोनों में मतलब ऐसी बेसिक बातें हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारी बातें आपको मालूम है, जो नहीं मालूम है मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो ये जो चैप्टर है 14 नंबर का है, 10th में है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आवर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इनको मैंने यहाँ कवर किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सी अनवनीकरण स्रोत ऊर्जा की है? तो अच्छा, ये होता क्या है नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल? मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बार आप किसी भी एनर्जी का यूज़ कर लें और दोबारा से उसका उसी मटेरियल का यूज़ ना कर पाएँ एनर्जी बनाने के लिए, तो वो क्या होगा? वो होगा नॉन रिन्यूएबल, मतलब दोबारा से उसको यूज़ नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयले को एक बार आप जला देंगे तो उस जले हुए कोयले से क्या दोबारा एनर्जी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल उसी तरीके का एक हमारा एनर्जी का सोर्स है, जिसे एक बार हमने एनर्जी यूज़ कर ली तो दोबारा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर सन है, ये इस तरीके का है। ये कैसा है? ये रिन्यूएबल है। विंड कैसा है? रिन्यूएबल है। ठीक है। वुड मतलब लकड़ी, वैसे लकड़ी को भी हम नॉन रिन्यूएबल कह सकते हैं, लेकिन लकड़ी पेड़ में होती है, पेड़ से हम रेगुलर मतलब रिसाइकिल कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे बढ़िया आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन, एसिड रेन हैपेंस बिकॉज। अम्लीय वर्षा क्यों होती है, कैसे होती है, बताना है। हमारे एनवायरनमेंट में ना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो जब बूंदें आसमान से आ रही होती हैं ज़मीन तक, तो उस टाइम पर वो बूंदें उनसे रिएक्शन कर लेती हैं, उसी से अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ पर जो आंसर है वो आप बी को लगा सकते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब हम जलाते हैं किसको? पेट्रोल को, कोयले को, जलाने के बाद हमारे उसमें एनवायरनमेंट में कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। ऐसे क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए। आपके जो पेपर हैं, अब यकीन मानिए ये जो पेपर जिस तरीके से ये लोग ले रहे हैं ना, काफ़ी जल्दी कर रहे हैं। यकीन मानिए आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। अभी तो 3 ही जोन का आया है, अब थोड़े दिनों बाद सारे जोन के धीरे धीरे आने लग जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। जो हाइड्रो पावर प्लांट है वहाँ क्या होता है? तो हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब पानी के माध्यम से एनर्जी का फॉर्मेशन। क्या है? वाटर के माध्यम से एनर्जी का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर वाटर क्या करेंगे? वाटर को सिर्फ रखे रहेंगे तो एनर्जी बन जाएगी? नहीं, वाटर को हमको ऊंचाई से गिराना पड़ेगा। जब हम ऊंचाई पर वाटर को ले जाएंगे, वहाँ से गिराएंगे, तो उसके पास क्या आ जाएगी? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी possessed by stored water in converted electricity। नीचे टरबाइन लगा हुआ है, नीचे टरबाइन है, ऊपर से पानी हम गिरा रहे हैं। जब गिराएंगे तो टरबाइन घूमेगा, जब ये टरबाइन घूमेगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, और ऊपर से हम जब गिराएंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लगता है मैं सारे क्वेश्चन आपको समझा पा रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो ये भी टाइप कर दीजिएगा, क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ, क्या कारण है इसके पीछे, मैं उसको सुधारने की भी कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब अंतिम सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आप कहेंगे सन है। ये बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपके लिए थोड़ा सा प्रचार कर देता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। यहाँ पर हमने करंट अफेयर की ई बुक बनाई हुई है, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। क्यों परचेज कर सकते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जो करंट अफेयर है आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप एग्ज़ाम में, जब भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपके पास ज़्यादा रिवीजन के माध्यम से आपने इसे पढ़ रखा होगा। पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए पेपर आपका बढ़िया जाएगा। तो कोशिश कीजिए, और कोशिश करनी भी चाहिए। मुझे लगता है कोशिश करेंगे तभी आपके लिए रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ओशियन टेम्परेचर, महासागरीय तापीय ऊर्जा जो किसके कारण होती है। देखिए, ऊपर जो हमारा महासागर है उसका पानी ठंडा है, नीचे जाएंगे तो और टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, और नीचे जाएंगे टेम्परेचर का डिफरेंस। तो इसी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हम जो एनर्जी बनाते हैं उसको कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं? ओशन थर्मल एनर्जी। याद रखिएगा। अब आंसर कौन सा लगाएंगे? तो टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशियन, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओशन थर्मल एनर्जी कैसे बनती है? टेम्परेचर के डिफरेंस से बनती है ओशियन में, महासागर में। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, मतलब इनमें कौन सा ऐसा मटेरियल है, सब्सटेंस है जो मिलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो आपने बचपन से इनको पढ़ा है और मैं जानता हूँ आपने पढ़ा है। मीथेन आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मीथेन का ये है फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन की बात करें, द पावर जनरेटेड इन अ विंड मिल, विंड मिल पवन चक्की, पंखे घूमते हुए आपने राजस्थान वगैरह की तरफ देखे होंगे। तो वहाँ पर विंड मिल से मतलब हवा के माध्यम से एनर्जी बनाई जाती है। वहाँ पर भी जो ऊपर पंखे लगे हैं उनको घुमाया जाता है, बड़े साइज़ में लगा रखे हैं जिससे कि टरबाइन को ज़्यादा बार घुमाया जा सके। एक बार अगर वो घूमेगा तो टरबाइन ज़्यादा बार घूम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर जनरेट होता है किसकी वजह से होता है? तो विंड टरबाइन में हम रेन सीजन की वजह से तो नहीं करते हैं, तो गलत हो जाएगा। और हाइट ऑफ टावर की वजह से भी नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है हवा की स्पीड से, हवा की वेलोसिटी से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब अगर हम ज़मीन में उसको गाड़ दें तो थोड़े दिनों बाद ऐसा होगा सड़ गल के वो ज़मीन जैसा ही हो जाएगा। तो ज़मीन जैसा ही कौन हो जाता है? मतलब डिग्रेड हो गया, एनवायरनमेंट पे ज़्यादा नुकसान नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे फल के छिलके हो गए, जैसे हमारे हाथ की जो त्वचा हो गई, जैसे किसी जानवर की त्वचा हो गई, जैसे कागज हो गया, ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब एनवायरनमेंट में ही मिल जाते हैं, धरती में ही मिल जाते हैं। तो ये इनमें से कौन है? तो आंसर होगा काओ डंक। अगर आप गांव वगैरह गए हो तो कई जगह आपको मिट्टी के ढेर टाइप के मिल जाते हैं जिसमें अगर आप पैर रखते हैं तो पच सा करता है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है उसमें चलने में। तो वो काओ का डंक ही है जो मिट्टी अब बन चुका है। तो काओ का डंक होता है क्या? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बाकी तीनों क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अगला क्वेश्चन, in a given food chain if the amount of energy at the 4th tropic level is 6 kilojoule, what will be the energy अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। देखिए प्रोड्यूसर लेवल, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। देखिए हमारी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। किस तरीके की? ऐसा कोई ट्रायंगल होता है। यहाँ पर पहला जो लेवल होता है वो किसका होता है? प्रोड्यूसर का, पी लिख रहा हूँ। उसके बाद होते हैं कंज्यूमर्स। तो पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, इसको प्राइमरी सी लिख रहा हूँ। उसके बाद होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, एस सी लिख रहा हूँ। उसके बाद होता है टर्सरी कंज्यूमर, उसको टी सी लिख रहा हूँ। तो प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट और बाकी ये सब कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है चौथे लेवल पर, मतलब यहाँ पर आपकी एनर्जी कितनी है? 6 जूल। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 10% आपकी एनर्जी कंज्यूम सिर्फ होगी।
कितनी होगी? सिर्फ 10%। मतलब यहाँ पर एनर्जी कितनी रही होगी? तो यहाँ पर 60 रही होगी, 60 किलो जूल रही होगी, तभी तो यहाँ पर 6 पहुँची। मैंने बोला ना 6 एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो अच्छा, प्राइमरी पर कितनी रही होगी? तो यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर कितनी, एक ज़ीरो और बढ़ा दो, है ना, यहाँ पर एनर्जी रही होगी। अच्छा, तो पूछा जा रहा है कि पहले लेवल पर कितनी होगी, मतलब प्रोड्यूसर पर कितनी होगी, एक ज़ीरो और बढ़ा दो। तो मतलब कितनी एनर्जी हो गई यहाँ पर? यहाँ पर एनर्जी हो गई 6000। यहाँ बन नहीं रहा है, यहाँ पे आंसर आप लिख लीजिए। पहले पर कितनी रहेगी? 6000 किलो जूल। समझ रहे हैं? ऊपर जाएंगे तो एक ज़ीरो घटाते जाइएगा। अगर ऊपर की तरफ मूव करें एनर्जी को तो एक ज़ीरो घटाते जाना है, नीचे की तरफ मूव करें तो आपको एक ज़ीरो बढ़ाते जाना है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू द ओजोन होल इज़। ओजोन होल की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? हमारे ओजोन होल की वजह से डैमेज होता है, जो कि यूवी रेज से जो डैमेज हो सकता है, चाहे वो हमारी स्किन कैंसर हो, हमारा नर्वस सिस्टम हो, ये डैमेज हो सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र वन ट्रॉपिक लेवल। मैंने आपको बताया इस तरीके का अगर हमारा ट्रॉपिक लेवल है, हर लेवल पर कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नीचे से ऊपर। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ये पूछा जा रहा है। तो सोचिए किस फॉर्म में होगी? क्या हीट फॉर्म में होगी, क्या लाइट फॉर्म में होगी, या क्या एनर्जी के फॉर्म में होगी? लाइट फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं होगी, ये तो गलत है ना। क्या केमिकल के फॉर्म में होगी या मैकेनिकल के फॉर्म में होगी? तो आंसर हो जाएगा ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ये किस फॉर्म में होगी? ये हीट फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है? किससे बनाता है? फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएशन एनर्जी। मतलब रेडिएशन का सन की एनर्जी का यूज़ करके कौन कार्बोहाइड्रेट बनाता है? सिंपल सी बात है, ग्लूकोज कौन बनाता है? आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है? CO2 प्लस H2O। उसमें जब हम क्या देंगे? रेडिएशन, मतलब सन की लाइट देंगे, तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2। ये 6 मैंने क्यों कर दिया मेरे को याद है ना, यहाँ पर भी 6 होगा। बैलेंस कर दी इक्वेशन को। तो ये क्या है? ये है जो हमारे प्लांट की लीफ में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, उसकी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये किस में होता है? ये होता है हर्बीवोरस। बिल्कुल नहीं, ये किस में? प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्लांट यहाँ डायरेक्टली लिखा नहीं है, तो प्रोड्यूसर ही प्लांट होते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर ट्रॉपिक लेवल, जो ऊपर वाले लेवल पर होते हैं। देखिए यहाँ पर तो है नीचे नीचे, सबसे ऊपर वाली की बात की जा रही है। तो ऊपर लेवल में जो है, विच फीड ऑन सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। बिलोंगिंग टू द लोअर ट्रॉपिक लेवल, जो नीचे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको खाते हैं। तो वो कौन होते हैं? सबसे ऊपर वाले आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर वाले कौन होंगे? सबसे ऊपर वाले देखो, इसको भी खा सकते हैं, सबसे लोअर वाले को भी खा सकते हैं। ऐसे कौन है? तो आप कहोगे ऐसे हैं। ऐसे कहाँ मिलेंगे? तो ऐसे मिलेंगे फूड वेब में। कहाँ मिलेंगे? फूड वेब में। फूड चेन में तो सीक्वेंस चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या, ऊपर वाला इधर वाले को भी खा सकता है, इधर वाले को भी खा सकता है। तो ये क्या बन गया? एक फूड का जाल बन गया ना। तो फूड वेब में हमको ये शो होता है। ठीक है, NCERT में ही लिखा हुआ ये क्वेश्चन है, वहीं से मैंने इसको लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल द ग्रीन प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग कितना है? तो देखिए, ट्रॉपिक लेवल में तो 10% एनर्जी जाती है ऊपर। ट्रॉपिक लेवल में हर लेवल पर 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर सन से बात की जाए,
सन से बात की जाए हमारे किस में, प्रोड्यूसर तक, हमारे प्रोड्यूसर तक एनर्जी जाती है 1%। याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। डीकम्पोजर क्या करता है? तो डीकम्पोजर हमारे उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? और सबसे बढ़िया डीकम्पोजर कौन होता है? तो आप कहोगे सबसे बढ़िया डीकम्पोजर बैक्टीरिया और हमारे फंगस हैं। बैक्टीरिया और फंगस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डीकम्पोज करता है। तो डीकम्पोजर का काम क्या होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट विल हैपन इफ़ डियर इज़ मिसिंग इन द फूड चेन बिलो। जो नीचे दे रखी है एक फूड चेन, ग्रास, डियर, टाइगर, तो इस अगर मान लीजिए यहाँ से डियर हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो आप कहेंगे डियर अगर हटा दिया जाए तो टाइगर क्या खाएंगे? तो टाइगर खाएंगे नहीं। इसका मतलब क्या होगा? टाइगर की पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी। और ग्रास को कौन खाएगा? कोई नहीं। तो इसका मतलब ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस, पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज़ ऑलवेज। क्या होती है? हमेशा यूनिडायरेक्शन होती है। आपको याद रखना है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी और 10% की एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। कितनी परसेंटेज की? 10% की एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम में डीकम्पोजर इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया है? मैंने आपको बताया बैक्टीरिया और फंगस सबसे बढ़िया डीकम्पोजर है। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन होते हैं? जो जीवित, जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। जो नॉन लिविंग होते हैं उसको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर लिविंग कौन से लिविंग है? तो ये तीनों ही लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग ये है और पूछा जा रहा है नॉट बिलोंगिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉन बिलोंगिंग बायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द 3R, ये एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी में ही 3R के बारे में बात की गई है। द 3Rs that will help us to conserve natural resources for long term use are। तो तीन R कौन से हैं जिनको हम यूज़ करके अपने नेचुरल रिसोर्स को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं? तो एनसीईआरटी में लिखा है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विच प्लान हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन ऑफ गंगा। गंगा को पॉल्यूशन से बचाने के लिए गंगा प्लान स्टार्ट किया गया था। तो गंगा एक्शन प्लान यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1984 में इसे स्टार्ट किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच पीएच रेंज इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट एंड एनिमल। तो जो कौन सा सही पीएच है पानी का जिससे कि जो एनिमल और प्लांट उस वाटर का यूज़ कर सकें? तो 6.5 से लेकर 7.5 तक होगा तो चल जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इको फ्रेंडली एक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग। तो इको फ्रेंडली एक्टिविटी कौन सी इनमें से है? तो देखिए, कार को जब आप यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए तो ये इको फ्रेंडली नहीं है। यूजिंग पॉली बैग, ये भी नहीं है। पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक की जो पन्नी आती है उनको, तो ये भी नहीं है। यूजिंग डाई फॉर कलरिंग क्लोथ, ये बिल्कुल नहीं। क्लोथ वो जो डाई है वो पानी के थ्रू नदियों में जाएगी और नदियों को पॉल्यूटेड करेगी। तो बचा क्या? डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। यूजिंग विंड मिल टू जनरेट पावर फॉर इरीगेशन, हम विंड मिल का यूज़ करें, हवा का यूज़ करें एनर्जी बनाने के लिए जिससे कि हम इरिगेशन कर सकें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कि इको फ्रेंडली है। ठीक है,
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि HVS स्टडीज़ की जो पूरी टीम है इसका मनोबल बढ़े और आपके लिए और बेहतर काम करने की हम जो इच्छा है उसको और प्रबल बल दे सके। तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे, आशा है और उम्मीद भी। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।